हेलो एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जो ये वीडियो अभी मेरी देख रहे हैं उनका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है ईशा क्लासेस, जहाँ पर आपको ढेर सारी साइंस से जुड़ी बातें जानने को मिलेंगी और डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, हाउ it occurs in different organisms and what are the types of organisms and their reproduction processes। तो ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, उसकी टाइप्स क्या होती है। तो बस इस चैप्टर पे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि what are the main important features which are associated with the reproduction process। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, है ना। हम बात करते हैं, अगर हमने रिप्रोडक्शन की बात करनी है, ऑर्गेनिजम्स की बात करनी है, तो सबसे पहले हमें उनका लाइफ स्पैन पता होना चाहिए। अब ये लाइफ स्पैन क्या होता है? ये एक पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल इसलिए बोला कि जो डेथ है वो आपकी नेचुरल होनी चाहिए, नॉट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो आपके बर्थ से लेके आपकी डेथ तक का जो एक सफ़र है, जो एक पीरियड है, उसको बोला जाता है लाइफ स्पैन। तो क्या ये हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन सेम होगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन है वो डिफ़र करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमें कि हमें हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन पता हो। और दूसरी ज़रूरी बात, जो उनका लाइफ स्पैन है वो उनके साइज़ पे बिल्कुल भी मैटर, उस साइज़ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। हम ये नहीं बोल सकते कि जो छोटा ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ स्पैन कम होगी, जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होगी। नहीं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमें पता है साइज़, है ना, जो क्रो होता है, एक क्रो और पैरट, उनका साइज़ आपको पता है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, दे आर ऑलमोस्ट सेम। पर क्या उनकी लाइफ स्पैन सेम होती है? नो, दे हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन्स। सिमिलरली अगर हम ट्रीज़ की बात करें, है ना, अब मैंगो ट्री है आपके पास और एक आपके पास पीपल का ट्री है, ठीक है, दोनों ट्रीज़ हैं बट दोनों सेम है ऑलमोस्ट, पर क्या उनकी लाइफ स्पैन सेम है? नो, मैंगो की शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है एज़ कम्पेयर टू पीपल। सो इससे हमें पता लगता है कि जो डिफरेंट लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, और हमें हर जो ऑर्गेनिज्म है इस लाइफ में उनके जो है वो साइज़ पे डिपेंड नहीं करते। तो अब हम देखते हैं कुछ जो हमारे लाइफ स्पैन है ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आप देख सकते हैं हाउस फ्लाई जो होता है एक, उसके सिर्फ 1 डे होता है लाइफ स्पैन, आफ्टर 1 डे इट कैन डाई। देन बटरफ्लाई, इट कैन लिव अप टू 1 or 2 weeks। देन राइस प्लांट, हमें पता है प्लांट्स, क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स, तो उनकी ऑलमोस्ट 6 months होती है। आफ्टर दैट दे आर हार्वेस्टेड। देन डॉग lives for 14 years approximately। Then parrot lives for 50 years, horse lives for 30 years, okay, then elephant, you can see it lives for 70 years. Then we humans, we can live up to 78 or 80, this is normal average, but depending upon your health condition the lifespan can change also. Then tortoise, it has a very huge lifespan, that is 160 years. And then banyan tree has around 250 years. So you can see from these examples that though we look similar to each other, but our lifespan are not same, they can vary depending upon organism to organism. So this is all related to your lifespan. So we should always remember that the death of every individual organism is a certainty, that no individual is immortal except single celled organisms। तो हमें पता लग रहा है, हम लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हर ऑर्गेनिज्म को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना होगा।
किन्हीं की भी जो डेथ होती है एवरी इंडिविजुअल, इट इज़ सर्टेनिटी, वो होनी ही होनी है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ओनली सिंगल सेल इज प्रेजेंट, सिर्फ वही इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल मीन्स जो मर नहीं सकते कभी भी, दे आर अमर, है ना। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लाइक अमीबा। अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो इट इज़ ऑलवेज इमोर्टल। वो अपनी लाइफ स्पैन हमेशा वो अपने आप को डिवाइड करता जाता है और न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता रहता है, सो दैट इज़ इमोर्टल। सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू योर लाइफ स्पैन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, है ना। जो ये चैप्टर है आपका, रिप्रोडक्शन होता क्या है। So reproduction is the biological process in which an organism gives rise to their young ones or offspring that are similar to them। तो हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल जब अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे जो उन जैसे लगभग दिखते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। जो ये ऑफस्प्रिंग हमारे प्रोड्यूस होंगे, ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे, और फिर धीरे धीरे आगे जब ये पूरा मैच्योर हो जाएंगे, आफ्टर सम लाइफ स्पैन दे विल प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, they will produce new offspring। तो in this way the generation is continued, है ना। तो with this we will now discuss about the importance of reproduction। क्यों रिप्रोडक्शन ज़रूरी है हमारे लिए। तो फर्स्ट आता है इट इनेबल्स द कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन होगी तभी जो इंडिविजुअल्स हैं वो आगे से आगे कंटिन्यू होते जाएंगे, तो इससे हमारी जो कॉन्टीन्यूटी है वो बनी रहेगी। सेकंड है इट मेंटेन एंड बैलेंस लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन होगी, ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो हमारा बैलेंस जो नेचर का है वो बना रहेगा। इट क्रिएट्स वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन अमंग द पॉपुलेशन। तो इससे क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो अपने साथ साथ वेरिएशंस को लेकर आता है, एवोल्यूशन को लेकर आता है। एवोल्यूशन मीन्स जो आगे आगे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एवोल्यूट हो रही है, और वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिजम्स में। अगर चेंजेस आएंगे तभी तो उनमें ड्रास्टिक चेंजेस आने की वजह से जो न्यू इंडिविजुअल्स है वो प्रोड्यूस हो पाएंगे। सो दैट इज़ वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। तो दीज टू फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ एनी इंडिविजुअल वांट्स टू show the reproduction। Now there are many factors like organism habitat, internal physiology, several other factors that are also responsible for how they are reproducing। सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं, उनका हैबिटेट, कैसे वो रह रहे हैं, कैसे उनका खाना पीना है, हाउ आर देयर फूड हैबिट्स, कैसी उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी है, इंटरनल जो उनका मैकेनिज़्म है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। उनके डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन में। तो इसी बात को नज़र में रखते हुए हम कि वेदर देयर इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिजम्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब अगर हमें रिप्रोडक्शन करवानी है तो क्या होगा, या तो एक ऑर्गेनिज्म होगा या टू ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज़ योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम बारी बारी देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल है, दैट मीन्स इन दिस मेथड only a single individual, only a single parent out of two is capable of producing the offspring। मतलब इसमें टू की बजाय only one is involved and जो one है वो ही फर्दर डिवाइड करेगा और offspring प्रोड्यूस करेगा। एज ए रिज़ल्ट जो offspring है जो बना, उसके अंदर किसके करेक्टर्स होंगे, ऑब्वियसली ऑफ दैट ऑफ पेरेंट। जो एक पेरेंट था उसी के सेम करेक्टर्स होंगे। तो दे आर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो दे आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर, आपस में तो वो सेम होंगे ही होंगे, बट वो एक एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं अपने पेरेंट की, ठीक है, बिल्कुल सेम अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। इसी वजह से इनके ऑफस्प्रिंग को भी एक वर्ड से बोला जाता है, दैट इज़ क्लोन्स। दैट मीन्स वो एक क्लोन होते हैं, दे आर क्लोन्स।
वाई दे आर कॉल्ड क्लोन्स? बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली, सामने से भी, फिजिकली भी और इंटरनली भी, जेनेटिकली भी, दे आर एग्जैक्ट सिमिलर टू देयर पेरेंट, एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन अमंग single celled organism because they show asexual reproduction, example amoeba. तो अब हम देखेंगे कि what are the different types of asexual reproduction which we can study and their examples also, different organisms also. So here the first process is fission. Now what is fission? The name suggests fission means टूटना. तो इन दिस प्रोसेस जो एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगा और टू इंडिविजुअल्स में ब्रेक हो जाएगा, और वो जो टू इंडिविजुअल्स बनेंगे दे आर ऑफस्प्रिंग और दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स ऑफ द पेरेंट. जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं एमीबा में जो एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन. व्हाट इज बाइनरी? बाई मीन्स टू, तो that means one parent is dividing into two daughter cells, two individuals. तो आप डायग्राम देख सकते हैं. one parent cell is there, it has all the components in it like nucleus, the main controlling center of the cell, then other organelles are there, and the cytoplasm is there, which is the fluid within the body. Then after it divides, it grows, then it is taking out its pseudopodia. Now what is pseudopodia? Pseudopodia are the false feet which are extensions of their body surface with the help of which they कैप्चर द फूड. एक बाहर से वो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर निकाल देते हैं जिससे वो फूड को कैप्चर करते हैं और उनको फॉल्स फीट बोला जाता है. तो इसकी वजह से वो अपना खाना खा पाते हैं और फूड वैक्यूल में स्टोर कर पाते हैं फॉर फर्दर डाइजेशन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सूडोपोडिया मिनिमाइज हो गया. बाद में जब सूडोपोडिया का काम ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो अपना जो फंक्शन है वो कम करता रहेगा. उसके बाद देखिए जो न्यूक्लियस है हमारा वो क्या करेगा, वो भी डिवाइड करेगा. तो नाउ द न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग, वो धीरे धीरे लार्ज होता जाएगा, धीरे धीरे फैल रहा है, और द कंप्लीट बॉडी ऑफ एमीबा इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग. नाउ आफ्टर सम टाइम जो बीच में कंस्ट्रिक्शन आ जाएगी, बीच में जो सरफेस है वो बहुत थिन हो जाएगा और दोनों तरफ जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू टू पार्ट्स. तो इसको बोलते हैं हम कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल. After some time, now finally when it grows properly, mature properly, so it divides into two complete individuals which are called parent cell और daughter cell. तो इनके पास, दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस है, अपने अपने कॉन्टेंट्स हैं सेल के और अपना ही सब कुछ है. तो this is the process of how parent is dividing into two daughter cells and this is called binary fission in amoeba. तो आप इसको अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ अब सिर्फ फिजन, बाइनरी फिजन ही नहीं हो सकता है, फर्दर फिजन भी होते हैं. तो हम देखते हैं अब कि फिजन कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट हमने देखा बाइनरी फिजन, तो अब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस वी कैन स्टडी. इन बाइनरी फिजन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दैट इज पेरेंट सेल की जो बॉडी है वो डिवाइड करेगी इनटू टू इक्वल हाफ्स. आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल होते हैं, दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्लोन्स ऑल्सो. सो दे आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. तो फर्दर जो बाइनरी फिजन है ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. फर्स्ट इज योर सिंपल बाइनरी फिजन. जो सिंपल बाइनरी फिजन होती है इट अकर्स इन एनी प्लेन, कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में वो कट हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, बट इट इज़ ऑलवेज एट द राइट एंगल टू द इलोंगेटेड डिवाइडिंग न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस हमारा डिवाइड कर रहा है उसके राइट एंगल से ही होगी, चाहे वो किसी भी प्लेन में हो. तो ये होता है हमारा एमीबा में, जैसे हमने एमीबा में देखा है. उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी. लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूड मीन्स सीधा, लॉन्गिट्यूड एक्सिस है ना. तो इसमें जो हमारी डिवीजन होती है स्पीशीज़ के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू होगी, जैसे कि यूग्लिना और वॉटिसेला में. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स. देन ऑब्लीक बाइनरी फिजन. ऑब्लीक क्या होता है, ये होता है एक लॉन्गिट्यूड एक्सिस की बजाय ट्रांसवर्स जब कट होता है कोई भी प्लेन. तो दिस अकर्स एट एन एंगल टू द
transverse axis, and this happens in case of Serratium and Goniolax. So these are the examples of organisms which show oblique fission. Then last is your transverse binary fission. अब ये transverse क्या होगी? It will be transverse axis of the individual. Example, Paramecium, diatoms, bacteria, planaria. So these are the different organisms which show this type of fission. तो ऐसे हम different fissions को study कर सकते हैं in different organisms. ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. सेकेंड टाइप ऑफ जो हमारा फिजन होता है वो होता है मल्टीपल फिजन. मल्टीपल से अभी आपको पता लग रहा है, मल्टीपल मीन्स बहुत सारी जो डॉटर सेल्स हैं वो बनेंगे इसमें. ठीक है, तो इन मल्टीपल फिजन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स. तो इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं. इट अकर्स इन केस ऑफ एमीबा ऑल्सो, देन प्लाज्मोडियम ऑल्सो एंड मोनोसिस्टिस जैसे कि प्रोटोजोअन्स. ठीक है जी, तो देखिए जैसे अब हुआ क्या है, आप एमीबा में आपने देखा बाइनरी फिजन भी हो रही है और मल्टीपल फिजन भी हो रही है, दोनों हो सकती है ना. कई बार दो की बजाय उसमें बहुत सारे मल्टीपल डॉटर सेल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं. प्लाज्मोडियम ऑल्सो है ना, जैसे कि हमें पता है मस्कीटो, एनोफिलीज मस्कीटो विच कॉजेज अस मलेरिया. ऑल दे आर इन कैटेगरी ऑफ प्लाज्मोडियम. सिमिलरली प्रोटोजोआज ऑल्सो. सो दीज ऑल फॉलो द मल्टीपल फिजन प्रोसेस. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. थर्ड अगला प्रोसेस है हमारा बडिंग. बडिंग भी आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. बडिंग प्रोसेस इन ईस्ट, बडिंग प्रोसेस इन हाइड्रा. सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बडिंग में क्या होता है? इट इज़ एन आउटग्रोथ ऑफ बड्स दैट डेवलप्स, grows and constrict at the base and eventually gets separated from the parent body and mature into new organisms. For example, yeast and hydra. Remember that the complex budded condition is called the torula stage. Now what happens in budding? यहाँ पे देखा आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं. yeast में पेरेंट सेल है ना. पेरेंट सेल के अंदर सब कुछ है. न्यूक्लियस इज देयर, ऑल द components are there. Now after it divides, it will release an outgrowth from its body extension, from body सरफेस, और उस आउटग्रोथ को बोला जाता है बड. ठीक है, जब वो बड निकलेगा वो ग्रो होगा, धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा बेस पे से, तो बेस पे से वो पतला होता जाएगा सो दैट वो धीरे धीरे जब पूरा मेच्योर हो जाए तो वो सेपरेट हो जाए. ठीक है, जब वो अपनी जो पेरेंट बॉडी है उससे सेपरेट हो जाएगा तो इट विल देन कंप्लीट ग्रो इनटू मेच्योर अदर इंडिविजुअल, है ना, तभी तो रिप्रोडक्शन हो पाएगी. तो ऐसे ही होता है. तो ये पूरा एक बड बन जाएगा. जब ये पूरा ग्रो हो जाएगा तो इट विल सेपरेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट और वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा विच इज़ कैपेबल ऑफ शोइंग द रिप्रोडक्शन, जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा. और इस कंडीशन को जब इसमें पूरा बडेड कंडीशन हो जाती है, प्रॉपर्ली जो बड बन जाता है वो डेवलप हो जाता है, इट्स दिस स्टेज इज कॉल्ड द टोरला स्टेज. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बडिंग प्रोसेस. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है हमारा स्पोरुलेशन. तो स्पोरुलेशन प्रोसेस को मतलब नेम पढ़ के ही पता लग रहा है स्पोर्स बनते होंगे इसमें, है ना. तो स्पोरुलेशन इज द रिप्रोडक्शन प्रोसेस विच अकर्स बाय टाइनी सिंगल सेल्ड एंड थिन वॉल्ड स्पोर्स दैट आर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स. तो इस प्रोसेस में जो हमारे स्पोर्स हैं दे आर फॉर्म्ड, और ये स्पोर्स बहुत थिन वॉल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और इतने मजबूत होते हैं दैट दे आर एबल टू फाइट अगेंस्ट द एनवायरमेंटल कंडीशंस. कोई भी एनवायरमेंटल डिजास्टर आ जाए दे आर कैपेबल ऑफ शोइंग द रेजिस्टेंट और properly safely they are reached wherever they want to go for showing the further processes and growth. तो ये होता है हमारा स्पोरुलेशन. तो ये जो स्पोर्स होते हैं they are liberated in the surrounding medium to grow up into many individuals. This reproduction commonly occurs in the Monera, Protista, fungi and algae. So these are the kingdoms in which जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन किंगडम्स में प्रेजेंट है जो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को शो कर सकते हैं. स्पोर फॉर्मेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दीज आर ऑफ गिवन बिलो. तो जो हम स्पोरुलेशन है वो भी हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है थ्रू डिफरेंट मीन्स. जैसे कि फर्स्ट देख रहे हैं आप सूडोपोडिया स्पोर.
तो यहाँ पर क्या होते हैं, इनके पास फाइन छोटे छोटे बहुत पतले पतले सूडोपोडियाज होते हैं, एंड दिस अकर्स इन केस ऑफ एमीबा. Then zoospores. Zoospores are the motile spores. They can move with flagellated, means they have flagella. Hair-like structures होते हैं. They show very fast movement, and it occurs in case of Chlamydomonas and Ulothrix. ठीक है, these are the examples of organisms. Then next is Conidia. Conidia are non-motile because they cannot move. ठीक है, ये होते हैं पेनिसिलियम में, वो एक जगह पे ही रहते हैं, कोनोडियोस्पोर्स बनते हैं, और फर्दर दे आर कैपेबल ऑफ शोइंग द रिप्रोडक्शन. Then next is sporangiospours. These are also non-motile and these occurs in case of Ripus. Next is gemmules. तो gemmules भी एक round structures होते हैं. They have internal buds inside their body which are capable of showing the reproduction after separation. और ये होते हैं हमारे sponges में. ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए. और ये था हमारा स्पोरुलेशन के बारे में. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारा फ्रेगमेंटेशन. ये एक अदर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसे बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन. दैट मीन्स फ्रेगमेंट्स, टुकड़े, फ्रेगमेंट्स बनते हैं इस प्रोसेस में, है ना. तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स बाय कटिंग ऑफ और डिवाइडिंग द पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर पार्ट्स. तो इसमें जो पेरेंट की बॉडी है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, डिवाइड हो जाती है इनटू मेनी पार्ट्स, और उसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं. और जो हर एक फ्रेगमेंट बना है, इट इज़ नाउ इंडिपेंडेंट एंड इट इज़ कैपेबल टू ग्रो एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. जैसे कि एल्गी में, जैसे स्पायरोगायरा, ब्रायोफाइट्स में, मर्चेंटिया एंड रिसिया. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच शो फ्रेगमेंटेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनरेशन. जनरेट होना, बनना, फॉर्मेशन होना, और री मीन्स दोबारा से. दैट मीन्स रीजनरेशन में कोई एक इंडिविजुअल फिर से ग्रो करता है, फिर से मेच्योर होता है. तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंटरेस्टिंग एज इन दिस मिसिंग पार्ट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फिर से रिपेयर हो जाता है, क्योंकि हमने बोला ना रीजनरेट हो जाता है. तो किसी ऑर्गेनिज्म का अगर कोई मिसिंग पार्ट है वो फिर से बन जाता है, धीरे धीरे वो ग्रो खुद से करने लग जाता है बाय प्रोलिफरेशन ऑफ देयर सेल्स, और एक वन पार्ट रीजनरेट करता है द फुल होल बॉडी. जैसे आपने अपने घर में भी ऑब्जर्व किया है ना, लिजर्ड है. अब लिजर्ड की अगर टेल कट जाए तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद उसकी टेल फिर से ग्रो हो जाती है. तो दैट इज़ कॉमन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन, बिकॉज जो लिजर्ड्स होते हैं दे शो द रीजनरेशन प्रोसेस. तो ऐसे इनमें होता है, जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्पॉन्जीज. तो इनका भी अगर कोई भी बॉडी पार्ट मिस हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, तो ये फिर से एक पूरा सही से साफ बिल्कुल ये प्रॉपर्ली डेवलप हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन. Okay, so next topic is about vegetative propagation. This is very important. Now, what is vegetative propagation in case of organisms? Especially this process occurs in case of plants, and in plants the term vegetative propagation is used in spite of asexual reproduction. जो हमने बाकी organisms पढ़े उनमें हम asexual reproduction बोल रहे हैं, बट जब हम plants की बात करेंगे तो plants में a type of asexual reproduction is called vegetative propagation और vegetative reproduction. तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं अब आपको बता देती हूँ कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड हाउ दे आर वेजिटेटिवली ग्रोन विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स. जैसे फर्स्ट है हमारा फर्स्ट वेजिटेटिव जो हमारा पार्ट है दैट इज़ रूट्स, कि रूट्स के थ्रू कैसे वो रिप्रोडक्शन करेंगे. तो दिस अकर्स इन केस ऑफ दलिया, गुआवा, एस्पैरागस. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए. देन सेकेंड इज ट्यूबर. ट्यूबर्स के थ्रू कैसे करते हैं, इट अकर्स इन केस ऑफ पोटैटो एंड आर्टिचोके. देन बल्ब्स, गार्लिक एंड अनियन. ठीक है, इन दोनों केस में बल्ब्स के थ्रू होता है. बल्ब्स आर, दीज ऑल आर द पार्ट्स विद इन द प्लांट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. देन नेक्स्ट इज राइजोम. इट अकर्स इन केस ऑफ जिंजर.
and the full name is Ginger amorphophallus, genus and species. ठीक है. Suckers in case of mint and chrysanthemum. Then runners in case of grass or oxalis and centilla. Then stolons in case of jasmine flower. Then offset in case of pistia. Then leaves, begonia and fern. Bulbous, lily and agave. Turions, Potamogeton and Articularia. ठीक है. तो these are some of the examples जो हमारे ये different parts शो करते हैं. ठीक है. ठीक है. आपको वन वर्ड के लिए पता होने चाहिए और फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. So now in plants there are different units of vegetative propagation. हमने देखा such as tuber, runner, offset, rhizome, sucker, bulb, etc. And they all have the capability by giving rise to different offspring, different young ones. तो जो ये वाले structures होते हैं they occur in case of plants, whereas these structures are also called as vegetative propagules. Three names है: vegetative propagules, vegetative propagation, vegetative reproduction. तो जो structure in processes से बने they are called propagules. So this is all about your plants and how they are responsible for showing reproduction. And with this we complete our today's session. I hope you understood. We discussed about different types of asexual reproduction in different organisms and the lifespan of different organisms. So with this our asexual reproduction topic is finished. तो जल्द ही मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे. दैट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक and very interesting also. So thank you so much. We will meet in our next video. Till then, goodbye and have a nice day.